हेलो, गुड मॉर्निंग। कैसे हो लल्ला? सब लोग ठीक ठाक? देखो सामने क्या दिख रहा है बच्चे बोर्ड पे। इधर देखो, इधर 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 दिखा। आओ बात करते हैं आज भारतीय संविधान की प्रस्तावना पर। भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है मेरे बच्चे, मेरे प्यारे बच्चे, मेरे लल्ला, ये जवाहरलाल नेहरू द्वारा जो उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था संविधान सभा में, ये उसी का बच्चा है प्रस्तावना। लल्ला, यहां से भी क्वेश्चन तुम्हारे एग्जाम में कई बार पूछा जाता है मेरे प्यारे बच्चे, तो ध्यान से समझ। कैसे? ऊपर लिखा हुआ है भारतीय संविधान, भारत का संविधान, नीचे लिखा है उद्देशिका। इसी को प्रस्तावना भी कहते हैं। कई बार मैंने कहा था, पिछली वीडियो में भी कहा था कि जो शब्दों का खेल है आयोग का, उस पे भी मेरे लल्ला, मेरे प्यारे बच्चे, थोड़ा उस पे भी मज जा, तैयार हो ले अपने आप को। ये बहुत खेलते हैं और एक ही दो क्वेश्चन होता है जिसमें वो शब्दों का खेल खेलते हैं, और उसी क्वेश्चन से मेरे बच्चे मेरिट यहां से वहां चली जाती है और बाद में फिर कहता है कि मेरा तो सर 3 नंबर से चला गया। और ऐसी नालायकी वाला अगर जवाब तूने मुझे दिया ना, तो सोच लो मैं क्या हाल करूंगा। ठीक है, आओ बात करते हैं इसमें। तो देखो पहली लाइन क्या लिखी है कि हम, थोड़ा रुक जा, कॉमा लगा हुआ है, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, देख पहला ब्रेकर आ गया मेरे बच्चे। पहला फैक्ट यहां पे बनता है मेरे प्यारे लल्ला, एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, टॉर्निटी इंग्लिश में बोलते हैं इसको, हो सकता है इंग्लिश में ही दे दे। तो प्रभुत्व संपन्न का मतलब क्या होता है मेरे प्यारे बच्चे? अगर एक शब्द में इसको कहूं तो बोलते हैं फुल फ्रीडम, पूरी आजादी। एक ऐसी आजादी, एक ऐसा फ्रीडम जिसमें कोई व्यक्ति किसी भी व्यक्ति के जीवन में निर्णय लेने से किसी भी प्रकार से कोई भी हस्तक्षेप ना करे। अगर यही बात देश के ऊपर लागू किया जा चुकी है, देश की प्रस्तावना है, भारत का संविधान है, उसकी प्रस्तावना है, तो अगर देश के रूप में देखा जाए तो ऐसा देश, ऐसा स्टेट जिसके आंतरिक और बाह्य निर्णय, यानी अंदर का निर्णय लेने में देश से संबंधित कोई निर्णय ले रहा है, देश के बाहर कोई निर्णय ले रहा है, तो कोई भी शक्तिशाली राष्ट्र उसकी तरफ आंख ना दिखाए कि मोदी जी बस करिए इसको यही नहीं। तब यहां पे मोदी जी का 36 इंची वाला सीना काम करना चाहिए। क्या क्या कि वी हैव सॉवरेनिटी, हमारे पास संप्रभुता है, मैं संप्रभु देश हूं, तुम्हारी ऐसी की तैसी। तो संप्रभु देश का मतलब होता है मेरे प्यारे बच्चे कि उसके किसी भी, चाहे वो आंतरिक मसला हो, चाहे वो विदेशी मसला हो, कोई भी शक्तिशाली राष्ट्र, देश, उसके इस तरह के किसी भी निर्णय लेने में कोई हस्तक्षेप ना करे। दैट इज कॉल्ड सॉवरेनिटी। ऐसे देश को क्या कहा जाता है मेरे प्यारे बच्चे? संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। आगे बढ़ो। तो हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी, ये उत्तर प्रदेश की समाजवादी पार्टी वाला समाजवादी के चक्कर में मत पड़ जाना लल्ला। ये तू पगड़ी बांध के आता है क्लास में, मुझे पता है, लेकिन उस समाजवादी को अगर तूने ट्रिक कर दिया तो सब गड़बड़ हो जाएगा। ये समाजवादी का सेंस बहुत डीपली है। समाजवादी का मतलब होता है ऐसा समाज जिसमें जाति भेदभाव, रंग भेदभाव, वर्ण भेदभाव, स्त्री पुरुष का भेदभाव, किसी भी तरह का भेदभाव मौजूद ना हो, सभी मनुष्य एक दूसरे से मनुष्य की तरह व्यवहार करें। दैट इज सोसाइटी, यानी समाजवाद। उसी को समाजवादी कहा जाएगा, उसी को समाजवाद कहा जाएगा। मेरे प्यारे बच्चे, आगे लिखा हुआ है पंथ निरपेक्ष। क्या लिखा हुआ है? पंथ निरपेक्ष। इसी को कभी कभी धर्म निरपेक्ष भी कहा जाता है। और ये भारत में शासन करने वाले भारत के शासकों को डायरेक्शन दे रहा है। प्रस्तावना का पहला पेज यहां के शासकों से चिल्ला चिल्ला के कह रहा है कि सुनो, भारत एक पंथ निरपेक्ष राष्ट्र है, धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। यानी जब तुम शासक बन के आओ, जब तुम स्टेट चलाओ, जब तुम राज्य चलाओ, तो तुम्हारा अपना कोई निजी धर्म नहीं होना चाहिए। तुम किसी एक धर्म विशेष को ना तो प्रमोट करोगे और ना ही धक्का दोगे। तुम्हारी निगाह में सभी धर्म, सभी पंथ बराबर हैं। और
अगर किसी भी राज्य की निगाह में सभी धर्मों के लिए बराबर सम्मान है, तो निश्चित रूप से ऐसे राज्य को, ऐसे राष्ट्र को धर्मनिरपेक्ष कहा जाएगा। यानी भारत के जो राज्य है, भारत जो स्टेट है, उसका अपना कोई निजी धर्म नहीं होना चाहिए, क्योंकि राज्य, देश, राष्ट्र हमारा जो है किसी भी तरह से धर्म के अनुसार नहीं चलेगा। क्यों? क्योंकि डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर का संविधान, बाबा साहब का संविधान और नेहरू जी द्वारा सौंपे गया, नेहरू जी द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव जो लाया, उसमें से निकल के आया उद्देशिका, उसी के आधार पर उद्देशिका का निर्माण हुआ। वो चीख चीख करके कह रहा है कि भारत किसी एक धर्म, जाति, मजहब, रंग, जेंडर का देश नहीं है, इसलिए भारत किसी एक धर्म के अनुसार नहीं चलेगा। तो भारत जो राष्ट्र है, भारत जो राज्य है, राष्ट्र नहीं, भारत जो राज्य है, स्टेट है, उसका कोई भी निजी धर्म नहीं है। आगे दिया है मेरे बच्चे, लोकतंत्रात्मक। मैं क्यों ये व्याख्या कर रहा हूं, मैं क्यों ये चिल्ला रहा हूं? कभी कभी एग्जाम में तुम्हारे इन्हीं शब्दों की मीनिंग पूछ लेता है कि बताओ लोकतंत्रात्मक का क्या सेंस है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जो लोकतंत्रात्मक दिखाया गया है, उस लोकतंत्रात्मक का क्या मतलब है? तो मेरे प्यारे बच्चे, इसको यूं समझ सकते हैं, लोकतंत्रात्मक का अगर मैं संधि विच्छेद कर दूं, दो भागों में बांट दूं, तो लोक प्लस क्या बचता है मेरे बच्चे? तंत्र। तंत्र को इंग्लिश में बोलते हैं मेरे बच्चे सिस्टम। मेरे प्यारे लल्ला, इसको बोलते हैं सिस्टम, व्यवस्था। अगर और थोड़ी हिंदी में समझना चाहो तो इसको बोलते हैं मेरे प्यारे बच्चे व्यवस्था। और लोक का मतलब होता है जनता, लोक का मतलब होता है जनता, यानी ऐसा तंत्र, ऐसी व्यवस्था, ऐसा सिस्टम जिसमें जनता की ताकत महसूस हो। अभी तुम दरोगा के पास चले जाओ, कोई गरीब आदमी दरोगा के पास चला जाए, अब कहे कि साहब, बड़का साहब के खिलाफ, बड़का बाबू साहब के खिलाफ, किसी दबंग के खिलाफ अगर आप एफआईआर करना चाहें तो दरोगा करेगा? नहीं करेगा। इसका मतलब है कि वो लोकतंत्र को नहीं माना। और दरोगा अगर रिपोर्ट लिख लिया और उस आदमी के खिलाफ, उस जालिम के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए तैयार हो गया, तो समझो वो लोकतंत्र है, जनता का तंत्र है। अब ये मैं तुम्हारे ऊपर छोड़ता हूं कि भारत एक लोकतंत्र या लोकतंत्र की रक्षा कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है, इसको तुम समझो। मैं सिर्फ तुमको बताना चाह रहा हूं कि लोकतंत्र की मीनिंग क्या होती है। लोकतंत्र की जो मीनिंग होती है मेरे बच्चे, जनता का तंत्र, यानी भारत की, अगर मैं भारत के परिप्रेक्ष्य में बात करूं तो भारत की समस्त शक्तियां किसमें मौजूद होनी चाहिए? जनता में मौजूद होनी चाहिए। अगर ऐसा है तो समझो हमारा देश लोकतंत्रात्मक देश है। और उस लोकतंत्रात्मक देश में अगर मैं उसकी डेफिनेशन दूं तो जो डीएम होता है जिले का, वो जनता का सबसे बड़ा नौकर है। डीएम भी जनता का नौकर है। हाँ, जनता का नौकर है, वो नौकरशाही के अंतर्गत आता है। क्यों? क्योंकि डीएम की जो तनख्वाह मिलती है, डीएम को जो सैलरी मिलती है, उसकी जो तनख्वाह मिलती है, वो भी किससे मिलती है? जनता द्वारा दिए गए टैक्स से मिलती है। तो भारत एक लोकतांत्रिक देश की कल्पना करता है कि हमारा देश कैसा होना चाहिए, लोकतंत्रात्मक, यानी यहाँ की समस्त शक्तियां किसमें होनी चाहिए? जनता में होनी चाहिए। यहाँ का विकास कैसा होना चाहिए? जनता के हिसाब से होना चाहिए। यहाँ जल जंगल जमीन का विकास कैसे होना चाहिए? जनता के अकॉर्डिंग होना चाहिए, पूंजीपतियों के अकॉर्डिंग नहीं होना चाहिए, नहीं तो इसको पूंजीवादी देश मान लिया जाएगा। खैर, क्या हो रहा है वो अलग बात है, मैं आपको मीनिंग समझा रहा हूं। दूसरा, उसके आगे लिखा हुआ मेरे प्यारे बच्चे, गण राज्य जनता। गण माने भी होता है जनता ही होता है यार, लेकिन थोड़ा से यहां पे आपको समझना पड़ेगा कि गण राज्य क्या है। देखो यार, आजादी के पहले राजा रानी थे, दुनिया में तमाम जगह राजा रानी थे, ब्रिटेन में भी राजा रानी का शासन चल रहा था। तो जो राज्य का मालिक होता था वो राजा होता था या कोई रानी होती थी। लेकिन आजादी के बाद हमारा देश क्या बन गया? गणराज्य बन गया। यानी अब यहां जो राजा होगा, यहां का जो राजा होगा माय डियर, वो रानी के पेट से नहीं पैदा होगा, वो ईवीएम मशीन या वोटर बॉक्स से पैदा होगा। और यहां जब मैं राजा कह रहा हूं तो आपको एक बात यहां पे समझना पड़ेगा स्पष्ट ढंग से, मैं यहां के राष्ट्रपति की बात कर रहा हूं। यानी यहां का राष्ट्रपति जो है वो इनडायरेक्ट जनता द्वारा चुना जाता है, अप्रत्यक्ष सिस्टम से जनता द्वारा चुना जाता है। हाँ, जो लोकसभा, राज्यसभा
के निर्वाचित सदस्य हैं और विधानसभाओं के जो निर्वाचित सदस्य हैं जनता द्वारा, ये लोग मिलकर के राष्ट्रपति का चुनाव करते हैं। राष्ट्रपति किसी रानी के पेट से नहीं पैदा होता है। हमारे बात को, इसी को बोला जाता है गणराज्य। यानी जो हमारे देश का मुखिया होगा, कौन मुखिया, कौन यहाँ का राष्ट्रपति, वो डायरेक्ट जनता द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से चुना जाएगा, ना कि किसी ऊपर से राजा रानी की तरह टपका दिया जाएगा। तो इस हिसाब से हमारे देश को गणराज्य बोलेंगे माय डियर। तो आगे देखिए, गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक न्याय। कभी कभी पूछता है कि प्रस्तावना में कितने तरह के न्याय की बात की गई है, तो कितने तरह का न्याय दिख रहा है? 3 तरह का, 1 2 3, सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक न्याय। मेरे प्यारे बच्चे, 3 तरह के न्याय की बात की गई है। कैसा? सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक। सामाजिक न्याय क्या है मेरे प्यारे बच्चे? जाति धर्म के आधार पर किसी से कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। समाज में सभी जातियां, सभी रंग के लोग, सभी जेंडर के लोग क्या हैं? बराबर हैं। यह सामाजिक न्याय है। आर्थिक न्याय क्या है? आर्थिक न्याय मेरे प्यारे बच्चे, ऐसा भी आर्थिक व्यवस्था नहीं होनी चाहिए कि हजारों करोड़ों लोग, हजारों लाखों लोग, लाखों करोड़ों लोग भूख से मर जाए, एक आदमी जो है इतना ज्यादा पूंजीपति बन जाए कि उसके पेट फैल जाए, लाल हो जाए और दिन भर में हजारों करोड़ों कमाने लगे, तो इसको कतई आर्थिक न्याय नहीं बोलेंगे। आर्थिक न्याय का मतलब होता है कि देश के अंदर जो आर्थिक व्यवस्था होगी, देश के अंदर जो आर्थिक सिस्टम होगा, वो सभी नागरिकों में इक्वलिटी लाएगा, सभी नागरिकों में इक्वलिटी लाएगा। यानी किसी भी व्यक्ति को पैसा कौड़ी की वजह से, किसी भी व्यक्ति को अर्थ की वजह से उसको उसकी बीमारी, उसकी भूख, उसकी समस्या हल होनी चाहिए। यदि ऐसा नहीं हो रहा है तो हम उसको आर्थिक न्याय नहीं मानेंगे। राजनीतिक न्याय का मतलब होता है कि समाज के सभी तबके, चाहे वो वंचित तबका हो, चाहे जिस जाति धर्म के लोग हों, सभी को राजनीति में उचित भागीदारी का अवसर मिलना चाहिए। दैट इज पॉलिटिकल जस्टिस। इसी को बोलते हैं मेरे प्यारे बच्चे राजनीतिक न्याय। आगे फिर देखिए यहां पर विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। स्वतंत्रता कितने तरह की है मेरे प्यारे बच्चे? तो 1 2 3 4 और 5, 5 तरह की स्वतंत्रता है। कैसे? विचार की स्वतंत्रता, आप चाहे कम्युनिस्ट पार्टी को मानिए, आप चाहे मार्क्सवाद का विचार मानिए, चाहे आप आरएसएस का विचार मानिए, चाहे आप समाजवादी विचार मानिए, ये आपकी आजादी है। कोई माई का लाल आपकी आजादी नहीं छीन सकता, क्योंकि भारतीय संविधान जब तक है आपके साथ, तब तक ये आजादी आपको मिलेगी कि आप किसी भी विचार के वाहक हो सकते हैं। अभिव्यक्ति का मतलब होता है कि अपने अंदर चल रहे विचारों को, अपने अंदर चल रही बातचीत को हम कह सकते हैं। अगर हमारे साथ कोई समस्या है तो मैं उस बात को डीएम से लेकर के सीएम तक कहने के लिए आजाद हूं। क्यों? क्योंकि भारतीय संविधान चीख चीख करके मुझे अभिव्यक्ति की आजादी देता है। और भारतीय संविधान के आर्टिकल 19 में जाकर के देखिएगा, वहां पर अभिव्यक्ति की आजादी मौजूद है। और मेरे प्यारे बच्चे, तीसरी जो आजादी है विश्वास, और चौथी आजादी है धर्म की। हम किसी धर्म को माने, हम चाहे सर के बल खड़े होकर पूजा करें, चाहे हाथ फैला के पूजा करें, चाहे हाथ जोड़ के पूजा करें, और चाहे हम तीनों टांग फैला के पूजा करें, किसी की क्षमता नहीं है, किसी की औकात नहीं है कि वो इसमें बाधा बनेगा। क्यों? क्योंकि देश में सबके ऊपर संविधान है और संविधान हमको आजादी देता है कि तुम किसी भी धर्म को मानो, तुम किसी तरह से पूजा पाठ करो, और मानो भी चाहे ना मानो तब भी कोई दिक्कत नहीं है मेरे प्यारे बच्चे। और उपासना की स्वतंत्रता, फिर आगे क्या है? प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता को बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 को एदत द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। तो आज के लिए इतना, फिर अगली वीडियो में आपसे मिलता हूं। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।